डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब हम कल पढ़ रहे थे तो इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें तो बताइए कि सबसे पहले तो कौन से पार्ट में है ये हमें पता होना चाहिए। तो बेटा कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 4 में है। फिर उसके बाद हमें सेकंड चीज पता होनी चाहिए कौन से आर्टिकल डील करता है। तो आर्टिकल 36 से 51 ये डील करता है। उसके बाद अगर हमें कोई बात पता होनी चाहिए तो ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, बोरो कहाँ से हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। तो इट बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि आर दे एनफोर्सिएबल, क्या ये कोर्ट के द्वारा जस्टिसिएबल है या एनफोर्सिएबल है? तो अगर इनके एनफोर्समेंट की हम बात करते हैं तो आर दे, तो नो, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, ठीक है। ये कोर्ट द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है। इट मीन्स कि आप अगर इनका वायलेशन होता भी है या स्टेट इन पे लॉ नहीं बना रहा है तो इट इज स्टेट का डिस्क्रेशन, आप उसके लिए कंप्लेन नहीं करेंगे या आप इसके लिए रिट वगैरह इशू करवा के कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहली बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या जो इसमें स्टेट की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पार्ट 3 वाली सेम डेफिनेशन है? तो जो स्टेट में आर्टिकल 36 में जो डेफिनेशन डीपीएस में दी गई है वो पार्ट 3 यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 13 में जो स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 नहीं 12, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है ये दोनों डेफिनेशन क्या है? सेम है, ठीक है। वहां पे भी ये स्टेट वही था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेट के जैसा फंक्शन कर रही है, और यहाँ भी स्टेट वही सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज इसके बारे में है कि हाँ, स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन से आ जाते हैं? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव कौन होता है बेटा? जो लॉ बनाता है, ठीक है। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। तो जो लॉ बनाता है लेजिस्लेटिव में कौन आ जाएगा? यानी कि जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानसभा के वगैरह। और एग्जीक्यूटिव, स्टेट की डेफिनेशन में एग्जीक्यूटिव कौन आ जाएंगे? जो वो जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगा उसको एग्जीक्यूट करवाने वाले। कौन कौन हो जाता है एग्जीक्यूटिव? बेटा इसमें पीएम हो जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, सीएम वगैरह ये सब, गवर्नर ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं जैसे कि पंचायती राज, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब ये बात आती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसको रिजेंबल करते हैं। तो बेटा हमने एक एक्ट पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये प्रिंसिपल उनको रिजेंबल करते हैं। उनका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये मेंशंस है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अब ब्रॉडली अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो ये कितने भागों में विभाजित है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये हमने पढ़ना है। फिर इसमें डिफरेंस भी करेंगे। तो बेटा अगर हम आर्टिकल वाइज चलेंगे, सबसे पहले तो आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ये पार्ट 3 वाले में जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट उसके जैसे सेम है। अगर आर्टिकल यहाँ पे ए लिख लेना, ये आ जाता है क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ स्टेट का और कहाँ कहाँ लिखा है पार्ट 3 के अलावा, तो आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है ये एक बार देख लें, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल,
ऑफ प्रिंसिपल। अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो बेटा ये ब्रॉडली किन किन भागों में विभाजित है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, कुछ बेटा गांधीयन फिलोसफी पर बेस्ड है, जैसे कि गांधी जी ने जो फिलोसफीज दी हैं उन पर बेस्ड है, कुछ हमारे लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। तो इनको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजीज, कि कौन कौन सी आइडियोलॉजीज हैं। तो ये जो है दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। इन पे सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म क्या है बेसिकली, सोशलिज्म में कौन सा किसका कॉन्सेप्ट रहता है बेटा, वेलफेयर स्टेट का, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट रहता है सोशलिज्म में। यानी कि क्या है बेसिकली सोशलिज्म गवर्नमेंट उसमें उसे कहते हैं सोशलिज्म कि जब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस, गवर्नमेंट सारी चीजें ऑन कर लेती है। वैसे तुमने सुना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, सुना है? हाँ, क्या मतलब सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और एक और होता है उसका नाम, एक तो सोशलिज्म, एक तो सोशलिज्म होता है, एक कैपिटलिज्म होता है, और हाँ एक कम्युनिज्म होता है। तो इन सब में क्या क्या डिफरेंस है? हमारी कंट्री में हम सोशलिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो हम कैसी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन बेटा हम प्योर सोशलिस्ट नहीं है, हम कैसे है, मिक्स्ड। सोशलिज्म से देखो अभी इसी स्टेज पे जो समझना है वो यही समझ लो कि सोशलिज्म का मतलब है जब सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में हो, मतलब जितनी भी अथॉरिटीज है वो गवर्नमेंट ने ओन कर रखी है, और गवर्नमेंट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि मान लो इतना सारा पैसा है, अब वो पैसा पब्लिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पब्लिक में कैसे बांटना है कि इक्वली सब पर आ जाए, सबका वेलफेयर हो, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में है। कैपिटलिज्म में वही वो जो पैसा है, कैपिटलिज्म क्या है, पूंजीवाद। ये कहाँ पर है, ब्रिटेन में और यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे कि जापान और ये सब, जापान तो नहीं, ये फ्रांस, जर्मनी और ये सारी जो यूरोपियन कंट्री है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, कैपिटलिज्म में क्या रहता है, वो जो हीप ऑफ रिसोर्सेस हैं वो कंपटीशन बेस्ड है। यानी कि अगर तुम कैपेबल हो तो कंपीट करो मार्केट में और उसे ले जाओ। यानी कि वहां पर क्या रहता है, सारी चीजें प्राइवेटली ओन्ड है, यानी कि कंपटीशन है, कंपनीज है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिज्म। बेटा कम्युनिज्म में जो है रिसोर्सेज सोशलिज्म की तरह है, लेकिन कम्युनिज्म में और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है। जैसे कम्युनिस्ट कहाँ पर है बेटा, कौन सी गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट, चाइना, ठीक है, चाइना कम्युनिस्ट है। क्यों? क्योंकि चाइना में सब कुछ वो जो डिक्टेटर है वो डिसाइड करेंगे कि क्या किसको कितना देना है, कैसे देना है, और बहुत टाइट रहता है? पाकिस्तान अपने आप को दिखाता है सोशलिज्म के सोशलिस्ट है या ऐसा है, बट मुझे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी समझ नहीं आती है कि कैसी है। हमारी इकोनॉमी तो मिक्स है बेटा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसे, मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं वैसे, हमारे यहाँ पे बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स कि बेटा गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजें ओन कर रखी है, प्लस हमने प्राइवेट एंटिटीज को भी दे रखा है। जैसे कि अब रिलायंस है, रिलायंस जियो फाइबर कर रहा है, कुछ पोर्ट है हम रिलायंस को भी दे रखे हैं, कुछ जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि पेट्रोलियम कंपनीज, कुछ गवर्नमेंट ओन्ड है, कुछ प्राइवेट ओन्ड है, कुछ एयरलाइंस है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, कुछ प्राइवेट ओन्ड है। तो हमारे यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, सारा सब चीजें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ना, कुछ प्राइवेटाइज भी कर रखा है गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को। तो हमारे यहाँ तो मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट वे में वो लोग रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, जो कि चाइना में है। अब अगर हम अपने इसकी बात करें तो बेटा हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है ये हमारी फिलोसफी को दिखाते हैं कि हम एक सोशलिस्ट स्टेट है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल है सोशलिस्ट में, आर्टिकल 36 से लेकर 47 ये वाले डील करते हैं। आर्टिकल 36 टू 47 डील करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल।
अब गांधीयन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 40 से लेके 48 तक डील करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। 48 तक गांधीयन प्रिंसिपल है आर्टिकल, और इन प्रिंसिपल को भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है और आगे लॉ बने हैं इनसे या नहीं बने हैं। और लिबरल जो है ये है कुछ 44, 48 से 51 तक। 44 आर्टिकल 44 टू 51 ये है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। तो ये कैसे प्रिंसिपल है? आर्टिकल 38 मैं शॉर्ट में सोच रही हूँ कि तुम लोगों को शॉर्ट में ही लिखवा दूँ 38 ये सब। स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इसका पहला आर्टिकल है 36 में, तो बेटा ये डेफिनेशन आ जाएगी स्टेट की। 37 में एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, और फिर हम स्टार्ट करेंगे 38 से। तो 38 आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है, देखो मैं पढ़ के बता रही हूँ, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आर्टिकल 38 बेसिकली किसकी बात करता है? वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मीन्स कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो पब्लिक ऑर्डर बना कर रखे, ठीक है, और सभी सिटीजन्स को कैसी कैसी जस्टिस दी जाए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो टू प्रोवाइड जस्टिस, कैसी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल। तो ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है। इसका सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि सभी सिटीजन को सोशली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस मिलनी चाहिए। इट मीन्स कि सोशली वो वेल होने चाहिए, इकोनॉमिकली वो वेल होने चाहिए, और पॉलिटिकली भी वेल होने चाहिए। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए। इट मीन्स के सोशली दे आर लाइक लायबल फॉर हेल्थ, एजुकेशन, यानी कि स्टेट फोकस करेगा उनकी हेल्थ पर, एजुकेशन पर, बाकी सोशल फैक्टर्स पर। इकोनॉमिकली यानी कि इक्वली उनको जो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी इन द एम्प्लॉयमेंट, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनके बेसिस पे कहीं भी कास्ट या क्रीड के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी को इक्वली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। पॉलिटिकली यानी कि जितने भी सभी इंस्टीट्यूशन हैं उनका उससे एक्सेस मिलना चाहिए फॉर पॉलिटिकल पर्पस, और किसी भी तरह की पॉलिटिकल जो वो होते हैं जियोपार्डाइज, वो उसके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेटस में, फैसिलिटीज में, ये सब जैसे कि कुछ इनइक्वालिटीज हैं बेटा, रिच और पुअर के बीच में हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है, 5% जो पीपल हैं, 5 और 10% समथिंग पॉपुलेशन के, उनके पास हमारी मतलब इंडिया की 90% वेल्थ है। तो इसको, इस जो गैप है इसको मिनिमाइज करने के लिए आर्टिकल 38 कहता है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें है आर्टिकल 39, सोशलिस्ट में ही है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बेसिकली कहता है टू सिक्योर राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ पुअर प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ हेड्स लिखे हुए हैं, मैं लिखवा ही रही हूँ इनको। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, ए में लिखा है राइट टू लिवलीहुड, ठीक है। एक तो ये कहता है राइट टू लिवलीहुड की बात करता है आर्टिकल 39 के, स्टेट जो है वो सिक्योर करेगा सभी की राइट टू लिवलीहुड। बी ये कहता है
द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए बिटवीन द सिटीजन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। सी में ये बात करता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ऑफ वेल्थ। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। डी में है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखो आर्टिकल 39 और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि राइट टू लिवलीहुड भी है। अब तुम ये सोचोगे राइट टू लिवलीहुड तो फंडामेंटल राइट में है ही नहीं, तो ये कहाँ से आया। तो बेटा राइट टू लिवलीहुड कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39 का क्लोज ए लिखा हुआ है कि स्टेट टू सिक्योर, स्टेट टू सिक्योर, स्टेट क्या करेगा सभी की सिक्योर करेगा, निश्चित सुनिश्चित करेगा क्या, राइट टू लिवलीहुड के सभी को जीविका मिले। ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जैसे कि बेटा कोई भी पब्लिक ये हॉस्पिटल वगैरह खुलते हैं, जैसे हॉस्पिटल खुला या कोई गवर्नमेंट ये खुला स्कूल या कुछ भी पब्लिक यूजेस के लिए कोई भी चीज खुलती है तो वो सभी के लिए होती है ना, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना सभी रिसोर्सेज जो भी ओपन होता है कुछ भी। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज है, किसी को भी मना ही नहीं है कि उस हॉस्पिटल पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वो पर्टिकुलर सिटीजन या वो पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन नहीं जा सकता। ठीक है। तो स्टेट के अंडर में अगर कोई चीज आती है तो वो इक्विटेबली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स का प्रोविजन है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी। अगर किसी के पास वेल्थ ज्यादा है तो ही हैज टू पे टैक्स विच इज जीएसटी। जीएसटी के भी दो पार्ट है, कौन कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी स्टेट। ठीक है। तो ये उसे पे करना पड़ेगा। इक्वल मतलब प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। और ये जो ईडी जो है तुमको पता ही है कि अभी ईडी ने बहुत जगह और छापे मारे हैं। ठीक है। तो ईडी जो अरेस्ट करता है वो तभी तो करता है जब वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, यानी कि उनके जो पद है उनकी सैलरी के भी, सैलरी से भी ज्यादा उनके पास वेल्थ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। उन्होंने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की है, पब्लिक का पैसा लिया है, तो उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये अंदर जाते हैं। ठीक है। तो ये बनाए हुए हैं लॉज के कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए किसी के भी। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि इक्वल पे और इक्वल वर्क कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 39 के क्लोज डी में ये दे रखा है। ठीक है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। और फिर आता है बेटा इसी का ही आर्टिकल 39 कैपिटल ए, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का ही है ये आर्टिकल 39 कैपिटल ए। आर्टिकल 39 कैपिटल ए बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस इक्वल जस्टिस प्रमोट करना एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, फ्री लीगल एड
तो फ्री लीगल एड टू पुअर प्रोवाइड करने का प्रोविजन जो है ये बाद में जोड़ा गया था आर्टिकल 39A, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि बेटा क्या होता था, तुमने देखा होगा जो गरीब होते हैं वो केस ज्यादा दिन तक नहीं लड़ पाते अदालत में, और कुछ को तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो वकील कर पाए, अगर उनके साथ इनजस्टिस हो रही है तो वो एडवोकेट भी नहीं कर पाते थे और उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं रहते थे केस को लड़ने के लिए। तो ये आर्टिकल 39A में ये इन्होंने इंक्लूड किया टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। तो पुअर्स को फ्री लीगल एड देने के लिए एक आया एक्ट, दैट इज नालसा, ठीक है। तो नालसा के तहत, इसका मैं बता रही हूं पूरा, नालसा, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा 6 में। हाँ, ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 में, ये तब ऐड हुआ था, ठीक है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड किया गया था कि जो लोग वकील नहीं कर पाते हैं या जिनको लीगल एड नहीं मिल पाता है उनको लीगल एड मिल पाए, ठीक है, उसके लिए ये प्रोविजन ऐड किया गया। और अब क्या है हमारे यहाँ पे कि अगर बेटा यहाँ तक प्रोविजन है सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, रूल्स में लिखा हुआ है 39 समथिंग कि अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन जो है वो कोर्ट की फीस भी नहीं दे पा रहा ना, तो उसको भी छूट है। इंडिजेंट पर्सन उसे वो डिक्लेयर कर देते कि ये इंडिजेंट है। इंडिजेंट मतलब कि ये फीस भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो उससे कह दिया जाता है कि जब उसके पास अवेलेबल हो वो तब कोर्ट की फीस जमा कर सकता है। और फिर आती है बात एडवोकेट की, तो बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो नहीं अफोर्ड कर पाते कोर्ट उनको गवर्नमेंट वकील करवाता है। यही तो होता है सरकारी वकील का काम। वो सरकारी वकील फिर उसकी साइड से लड़ेगा और वो जो पार्टी है वो उसको पैसा नहीं देगी, उसको पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो ये हमारे सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, जिसमें कि अभी हमने सोशलिस्टिक में आर्टिकल 38, 39 और 39 कैपिटल ए ही पढ़ा है, ठीक है। बाद के हम गांधीयन प्रिंसिपल के साथ कवर करेंगे और फिर लिबरल और इंटेलेक्चुअल। और आर्टिकल याद रखना क्योंकि पॉलिटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल बेस्ड, ठीक है। तो इसे कर लेना और लिख भी लेना ताकि तुम्हें ये अभी याद हो जाए।